नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, UPSI 2020 करीब 6000 से अधिक पदों की बम्पर भर्ती में देखिए, यहाँ पर हम मूल विधि और संविधान के 1000 प्रश्नों का हम यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर हमने शुरू किया है। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आप लोग को कल अपलोड किया था। जिन छात्रों ने देखा हो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा टारगेट रहेगा करीब 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मूल विधि और संविधान के अंतर्गत आप सभी छात्रों को एक नया सेक्शन बन के आता है, उससे आप लोग रूबरू हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम के पर्पज से जो उपयोगी हैं उसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आज का देखिए क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दो कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में है, और इसमें कुल 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, जिसमें अगर हम कहें तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से दूसरा है, और तीसरे की बात करते हैं तो संसद का विशेष बहुमत और भारत के आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत पारित कुछ ऐसा हो, तो ये क्या होता है आपका संविधान संशोधन लाने की 3 पद्धतियां हैं, ध्यान रखेंगे। और 368 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो दिया गया आपातकाल MC मेहता बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, तो ये वाद से संबंधित भी आपको तैयारियां करनी है, जो भी महत्वपूर्ण है सभी को हम यहाँ बताएंगे। आपातकाल की बात करते हैं तो ये 1975 था दोस्तों। ठीक है, 1975 आपातकाल की यहाँ पर बात करते हैं। हुसैन आरा खातून जो वाद था 1979 था। ठीक है, और MC मेहता बनाम संघ था आपका 1986। तो आप देख सकते हैं A हो गया और ये C हो गया, देन आपका यहाँ पर B आ गया। तो ACB ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही है, ACB। ठीक है, 1975 आपातकाल हो गया, हुसैन आरा खातून आपका 1979 और 1986 ये आपका MC मेहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, राजनीति के निष्पक्ष सिद्धांतों संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये दोस्तों क्या है आपका अनुच्छेद 40 है, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के विषय की बात करें तो कुल कितने विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लिखा है फिल इन द ब्लैंक से, का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। तो दोस्तों बिना वारंट की गिरफ्तारी करने के लिए कौन सा, किस कैटेगरी का अपराध होना चाहिए, क्या वो संज्ञेय है, असंज्ञेय, जमानत योग्य अपराध या गैर जमानती अपराध। सही जवाब दोस्तों संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 2C ध्यान रखेंगे, इसमें उल्लेख किया गया है संज्ञेय अपराधों का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख और प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला है। तो दोस्तों ये जो है जिन्हें कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी, ऑप्शन नंबर C सही है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी को माना जाता है और ये कार्यकर्ता हैं, बहुत फेमस है। और यहाँ पर बात करते हैं तो इन्हें ये संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किनके माध्यम से की जाती है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य सरकार, राज्यपाल या उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है उच्च न्यायालय द्वारा, और दंड प्रक्रिया की संहिता की जो धारा है 11 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ठीक है, धारा 11 ध्यान रखेंगे।
और सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करा दूंगा विद आंसर। जो भी नए छात्र हैं टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करें, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी की मेरी जो बिल्कुल फ्री वाली भी क्लासेस हैं, जहां पर UPSI के मॉक टेस्ट में अभी स्टार्ट होगा, आप वहां भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है, लाइव मुझसे पढ़ सकते हैं। चलिए, और नीचे प्रोफाइल है मेरी अनअकैडमी की, उसको जरूर फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, दंड न्यायालय का ऐसा कौन सा है जो इस दंड न्यायालय कैटेगरी या वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये जिला न्यायालय इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। धारा 6 में साफ साफ उल्लेख किया गया जिसमें जिला न्यायालय का नाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वादों में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों धारा 34 से संबंधित जो वाद है वह है आपका बारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, ठीक है। और दोस्तों धारा 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यह प्रावधान किया गया है। धारा 34 के अनुसार जब एक आपराधिक कृत्य, जो क्रिमिनल मैटर है, कोई आपराधिक कृत्य है, कई व्यक्तियों ने, सभी व्यक्तियों जो उसमें शामिल है, सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय, सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया, यानी कई लोग हैं मिलकर उस कृत्य को, आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं, तो सभी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा, सभी उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। धारा 34, और ये वाद है बारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं दोस्तों? पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किया गया है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह नर हो या नारी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत यह कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके संबंध में है आपराधिक कृत्यों से मुक्ति, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर है। तो 82 के अंतर्गत यह किया गया है 7 वर्ष, ठीक है। मैकनॉटन का वाद संबंधित है। दोस्तों मैकनॉटन का वाद क्या है? मैकनॉटन का वाद क्या संबंधित है, किस धारा से संबंधित है? दोस्तों मैकनॉटन का वाद जो संबंधित है विकृत चित्तता से, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो है जो विकृत हो, मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, विकृत हो, और भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, 84 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेली आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन का बटन है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे UPSI 2014 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि अगर आप उप निरीक्षक बनते हैं तो आपको मूलभूत कानूनी जानकारी आवश्यक है, और आपको ये ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, इससे पहले आपकी इसकी समझ परख होती है एग्जाम में। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है दोस्तों, वह क्या है? केवल संज्ञेय अपराध से। और संज्ञेय अपराध मैंने आपको बताया था कि ऐसा अपराध जिसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जाती, ठीक है। और धारा 2G में, किसमें भाई? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अगर हम देखें तो 2G में इसका उल्लेख किया गया है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की महत्वपूर्ण धाराओं संबंधी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप उसको PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला है, सबसे पहले तो जो इसका उल्लेख है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, ये ध्यान रखेंगे, 354 भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 354 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और यह आपका जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, ना संविधान है, भारतीय दंड संहिता के धारा 354। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दोस्तों दहेज लेना और देना अगर हम देखें तो ये एक अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत ये क्या है? एक अपराध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका धारा 120 का, ठीक है। कुछ ऐसा कृत्य जिसमें षड्यंत्र रचा जा रहा हो, जो क्रिमिनल आपका हो, आपराधिक को ये परिभाषित किया गया धारा 120 क में। और ये 2011 में प्रश्न आए भी हुए। जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, हम सबकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे और उम्मीद करते हैं जितने भी मैं क्वेश्चन आपको टारगेट दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, विधि विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, अगर हम जाएं विधि विरुद्ध कोई चीज़ बना की गई लेकिन विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं, को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये है धारा 141, ठीक है, धारा 141 है। और आईपीसी की प्रमुख धाराओं संबंधी जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें उसमें वहाँ मिल जाएंगी अगर आपको नहीं पता है। इसमें देखिए यह कहा गया कि 5 या इससे अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध अगर जमाव करते हैं तो वह धारा 141 के अंतर्गत क्या है, आपराधिक माना जाएगा, ठीक है, और इसके लिए सज़ा भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक कथन आपसे कहा जा रहा है, ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। अब देखिए भाई, नकल करना भी ये कह सकते हैं कि अपराध है, और इसमें ये कह सकते हैं क्या है कि ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह कैसा है? आपराधिक षड्यंत्र है, दुष्प्रेरणा, समान आशय या समान उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, एक आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जो आपराधिक षड्यंत्र को जो परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 120A, कौन सा है भाई, 120A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? देखिए ऐसा कौन सा अपराध है जो आईपीसी में दंडनीय है? इंडियन पिनल कोड की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। और धारा 121 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 121 के अंतर्गत यह क्या है, आपका दंडनीय है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? यानी कि ये गवाह हैं और हैं, ठीक है, गवाह हैं, तो अगर वह क्या करते हैं, कितने वर्ष के बालक हों ताकि उनका निवास स्थान घर पर उनकी गवाही ली जाए? 15 वर्ष, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A सजा निर्धारित करती है राजद्रोह के लिए, ठीक है, देशद्रोह या राजद्रोह आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, मिथ्या साक्ष्य यानी कि झूठा साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है? तो दोस्तों मिथ्या साक्ष्य देने के लिए फॉल्स अगर हम कहें यहाँ पर तो वह है 193, ठीक है, 193 धारा में दंड का व्यवस्था है, प्रावधान है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। चलिए कथन को पढ़ लेते हैं। संज्ञेय अपराध में से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर हमने आपको संज्ञेय अपराध बताया, बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, ये तो सही है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है किसके अंतर्गत? तो ऐसा कौन सा अपराध है, कौन सी धारा है जिसमें केवल जुर्माना लगाया जाता है? तो दोस्तों धाराओं, महत्वपूर्ण धाराओं भी आपको ज्ञान होना चाहिए और हम आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मूल विधि के अंतर्गत सभी को हम कवर कराएंगे। धारा 137 की बात करते हैं, यह जुर्माने से, उसमें 500 से अधिक का जुर्माना नहीं लग सकता है। 137। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आर्म फोर्स सशस्त्र बल हैं, इनके सदस्यों को जो गिरफ्तारी का संरक्षण है, जो कह सकते हैं छूट है, ये है आपका 45। क्या है आपका 45 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में यह बताया गया है कि उसमें क्या है, आपका लिंग को परिभाषित किया गया, जिसमें अगर बात करते हैं तो स्त्रीलिंग पुरुष ने नर हो नारी हो, ठीक है। ये आपसे पहले पहला या दूसरा प्रश्न मैंने आपको जो बताया था वही है, उससे संबंधित है धारा 8 में।
तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है और करीब दूसरा पार्ट है, करीब 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया है। पार्ट 1 आप लोगों ने ना देखा हो जरूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, इसकी सीरियल वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ साथ आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं देखिए, उसको भी देख लीजिएगा। और आगे ऐसी वीडियोज आप लोग को मिलती रहेगी। साथ साथ जीएस की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, आपको जल्द ही उसकी वीडियोज़ भी आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है, आप लोग को अच्छी लग रही है। तो मैक्सिमम से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने विचार कोई हो नीचे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।